मेहंदी की तकरीब अपने अरूज पर थी। सुनहरी रोशनियों के हाले में मुकीद वो माहौल हर जानिब से शोर हंगामा और कहकों की बाज़गश्त से गूंज रहा था। जब सब कज़न्स अपना तैयार करदा रक्स पेश कर चुके तो यूं ही गोल मेज़ के गिर्द लगी बहुत सी कुर्सियों की जानिब सिमट आए। नित नए रंगों से सजे मलबूसात में लिपटी लड़कियां और सफ़ेद कमीज शलवार पर मुख्तलिफ रंगों से आरास्ता दुपट्टों को गले में डाले लड़के बहुत पुरजोश और टिमटिमाते चेहरों के साथ हंसने में मसरूफ थे। बहुत मज़ा आया भाई। सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस तो अबिया और अदील भाई की थी, और दूसरे नंबर पर जिन्होंने स्टेज हिलाया, इनको कैसे बुलाया जा सकता है। उसकी बात ख़त्म होते ही बहुत से कहके बुलंद हुए थे। कुछ ने जोड़ों में रक्स की तैयारी की थी और कुछ की सोलो परफॉर्मेंसेस रही थी। सानिया ने पहले अपने बड़े भाई और अबिया का हवाला दिया था और फिर इसका इशारा अपने और नैना के रक्स की जानिब था। जैसा हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा एंजॉय किया है मैंने तो। अब के चहक कर कहने वाली नैना थी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी जानिब और भी कज़न सिमट आए। अब मुझसे अदील भाई की शादी के लिए इंतज़ार नहीं हो रहा नैना। मामा ने कहा था कि उनकी शादी भी साल के आखिर में करेंगी, लेकिन बाबा ने सारे बनाए बनाए प्लान को कैंसिल कर दिया। उनका मानना है कि अदील भाई को भी अपने कारोबार पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आखिर में सानिया ने आंखें घुमाकर नज़ाकत से कहा। उसका बड़ा भाई खासी लापरवाह और खैर संजीदा सी तबीयत का मालिक था। जब भी रोहेला के बेहद इसरार के बावजूद भी सुहेल ने उसे शादी की इजाज़त नहीं दी थी। उनका मानना यही था कि उसे पहले खुद को संवारना चाहिए और फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी का अंबार अपने शानों पर सवार करना चाहिए। लेकिन एक अदील था कि उसे शिकार पर जाने और क्लबिंग करने से ही फुर्सत नहीं थी। उसकी लापरवाह तबीयत सुहेल के लिए अब दिल का आरजा साबित होती जा रही थी। इसी असना में एक दूसरा कज़न बोल पड़ा। ये अभिया के इकलौते मामू शोएब का बेटा था। काबिले कबूल सूरत का बहुत सूखा सा लड़का था वो। अदील भाई की तो शादी होती रहेगी, पहले ये तो बताओ अभी कि तुम कब शादी कर रही हो। उसने अभिया को मुखातिब किया तो उसने हाथ में थामे नाजुक से जूस के गिलास पर एक अंदाज से गुश्ते शहादत फेरी, फिर बाबर की जानिब मुस्कुरा कर देखा। उसका हर अंदाज ही रऊनत और गरूर से भरपूर था। खौफ कोफ्त होने लगती थी उससे। इतनी भी कोई जल्दी नहीं है मुझे मेरी शादी की। अभी रज़ा भाई की शादी तो तरीके से हो जाने दो, फिर मामा मेरे बारे में भी सोचेंगी। अच्छा बताओ, ख़ानदान में करोगी शादी या फिर आउट ऑफ फैमिली। ये शोएब का दूसरा बेटा था, बाबर से कदरा मोटा और छोटे कद का। उसके बारे में मशहूर था कि वो हर वक्त खाता पीता हुआ पाया जाता है। टीवी लाउंज हो या फिर स्कूल वैन, घर का लॉन हो या फिर मसरूफ सी शाहरा, उसे हर जगह खाते हुए देखा गया था। बकौल बाबर के, वो धरती का खाना ख़त्म करने के लिए पैदा किया गया था। अब ये तो सोचना मामा का काम है ना साइम, इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। उसने गुलाबी पड़ते रुखसार लिए लोगों में किसी को तलाशना चाहा, लेकिन निगाहें मायूसी से पलट आईं। जाने कहाँ था वो। डोंट टेल मी कि तुम वो अच्छी वाली बेटी बनकर अपनी मामा की हर बात मानने पर आमादा हो जाओगी अभी। हम सब जानते हैं कि तुम ऐसी हरगिज़ भी नहीं हो। याद है तुम्हें कॉलेज में एक लड़के पर क्रश था और तुमने उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन वो ही इंटरेस्टेड नहीं था तुम में। बाबर कहका लगाकर हंस पड़ा तो अभिया ने एक सख्त निगाह उस पर डाली। सानिया और नैना ने बेसाख्ता ही निगाहों का तबादला किया। उन्हें पता था कि अभिया इस वाक़ये को लेकर किस कदर बददिल हुई थी। ऐसा कुछ नहीं था, वो मुझ में इंटरेस्टेड था, लेकिन फिर मेरा ही इंटरेस्ट इसमें ख़त्म हो चुका था। और अब तुम बिल्कुल चुप रहोगे बाबर, कब से बहुत फजूल बकवास कर रहे हो। और बाबर अगले ही पल वाकई चुप सा हो गया था। उसे अंदाज़ा था कि अभिया किस कदर जालिम हो सकती थी। उसे उसकी हिस्ट्री शीट अच्छे से हिफ्ज़ थी। वैसे ये हरम भाई कहाँ हैं, नज़र नहीं आ रहे मुझे। सानिया ने अचानक ही कहा तो अभिया ने भी एक बार फिर से निगाहें सब्ज़ाज़ार पर मौजूद लोगों पर दौड़ाईं। वो होता तो नज़र आता ना, वो तो कहीं था ही नहीं। मैं देख कर आती हूँ उन्हें। और अभी सानिया मुड़ी ही थी कि वो इसे दूर से चलता हुआ दिखाई दे गया था। उसने ज़ोर से हाथ हिलाकर इसे अपनी जानिब मुतवज्जह किया और फिर हाथ से ही इसे इशारा करके यहाँ आने की दावत दी। अभिया की आंखों में उमड़ती चमक मज़ीद बढ़ गई थी। उसकी आंखें जगमग करने लगी थी। लबों पर अपने आप ही तबस्सुम सा बिखर गया था और सारी बेनियाजी अनका होने लगी थी। वो दूर से चला आ रहा था, ऊंचा सा मजबूत सरापा लिए, घने बालों को हाथ से पीछे करता, सुनहरी कमकों में खुद भी सुनहरे से रंग का अक्स। वो उस खानदान का सबसे वजीह मर्द था, वजीह और कम उम्र। उसके बारे में मशहूर था कि वो इंतहाई उम्दा इखलाक और खुश शक्ल से नवाजा गया था। जिनसे भी मिलता था उन्हें अपना गर्विदा कर लेता था। लोग मुड़ मुड़ कर देखा करते थे उसे। अभी भी बहुत सी निगाहों ने उसके सख्त कदमों की पैरवी की थी। वो पास चला आया तो अबिया ही ने सबसे पहले मुस्कुराकर बात का आगाज किया। वो यूं ही बात बेबात हरम को मुखातिब किया करती थी। कहाँ हो कब से? हमने उम्दा किस्म की परफॉर्मेंसेस दी,
اور تم جانے کہاں غائب تھے، یا پھر سے تمہیں کسی خاتون نے اپنے پاس بٹھا لیا تھا؟ اس کے بہت بے باک سے سوال پر وہ ہنس پڑا تھا، پھر بھوری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ابھیا کے ہر جانب جیسے روشنی سی بکھرنے لگی۔ مجھ پر بہت سی خواتین کی عقابی نگاہیں تو تھیں، لیکن میں پھر بھی دامن بچا کر نکل آیا وہاں سے۔ اوہ، اب رہنے بھی دو حرم، یہاں ہم سب جانتے ہیں تم کتنے کائنڈ اور کیئرنگ ہو، تم سے کسی کو بھی ڈھنگ سے برابر جواب دینا نہیں آیا ہوگا، اور اسی لیے اب تم اپنی خفت چھپانے کے لیے ہمارے سامنے یوں ایکٹ کر رہے ہو جیسے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہ ایک بار پھر سے ہنس دیا تھا۔ یہ لڑکا بات بے بات ہنسا کرتا تھا، شاید اسی لیے وہ سب کا پسندیدہ تھا۔ ویسے کیا آپ لوگ ان کو جانتے ہیں؟ ثانیہ نے ابروں کے اشارے سے دور بیٹھی سیاہ جوڑے میں ملبوس ناظرین کی جانب اشارہ کیا تھا۔ سب کی گردنیں یک بارگی ہی میں گھومی۔ وہ بالوں کو مخروطی انگلیوں سے کان کے پیچھے ڈستی کسی خاتون سے بات کر رہی تھی۔ اتنی دور سے بھی اس کے انداز کی سنجیدگی اور متانت بخوبی محسوس ہوتی تھی، جیسے وہ بہت باوقار اور سمٹی ہوئی رہی ہو۔ نہیں، کون ہے یہ؟ پہلے تو کبھی نے تقریبات میں نہیں دیکھا میں نے۔ حرم کے دلچسپ سے تبصرے پر ابھیا نے یکلکتی لب بھینچ لیے تھے، شاید اسی لیے کہ وہ کسی کے بارے میں اتنی دلچسپی سے کبھی گویا نہیں ہوا تھا، اور خاص کر کسی لڑکی کے لیے تو کبھی نہیں، اور اس کے لیے تو ہرگز بھی نہیں۔ کتنی کوششیں کی تھی اس نے حرم کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی، لیکن مجال تھی کہ وہ کبھی اس کی جانب ویسے دیکھ لیتا جیسے وہ چاہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ روکھا کبھی نہیں رہا تھا، کسی کے ساتھ بھی نہیں رہا کرتا تھا، بس وہ بے نیاز تھا۔ شاید اسے اپنے وجود کے تمام توانائیوں کا علم تھا، اسے اس لمحے نازنین سے حد درجہ حسد محسوس ہوا تھا۔ یہ جاوید ماموں کی بیٹی ہے حرم بھائی، آپ تو عرصے سے لندن میں مقیم رہے، اور اس سے پہلے تو آپ ہمارے ساتھ رہتے ہی نہیں تھے، اسی لیے آپ نہیں جانتے انہیں، اور نہ وہ یہاں آتی جاتی ہیں۔ ثانیہ نے کہہ کر ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنے پیر ہیل سے آزاد کیے۔ درد کرتے پیروں کو کچھ آرام ملا۔ کیوں؟ یہاں کیوں نہیں آتی جاتی؟ اس نے چونک کر اپنی بھوری نگاہیں اس سراپے سے ثانیہ کی جانب پھیری تھیں۔ ثانیہ نے لا علمی سے کندھے اچکائے تو نینا بول پڑی۔ ماما بتا رہی تھی کہ وہ پہلے رہا کرتی تھی اپنے والدین کے ساتھ، لیکن پھر انہیں کوئی ذہنی بیماری ہو گئی اور جاوید چاچو کو یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ نینا جتنا جانتی تھی اسے اس کے گوش گزار کر چکی تھی۔ لیکن وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہیں، بلکہ آئی مسٹ سے کہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ پیچھے سے بابر کی حیران سی آواز ابھری تو نینا نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ جھینپ کر ہنس دیا۔ البتہ حرم اب تک ناظرین کو ہی تک رہا تھا۔ سوچتی نگاہیں اس نے ایک بار پھر سے ثانیہ کی جانب گھمائیں۔ تو یہ اتنا دور کیوں بیٹھی ہیں؟ تم لوگوں سے زیادہ بات چیت نہیں کی ہے کیا ان کی؟ وہ یہاں آتی جاتی نہیں ہیں، اور بڑی ہیں تو شاید اسی لیے بہت ریزرو بھی رہتی ہیں، ایک سے زائد فضول بات کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ان کے سامنے۔ ثانیہ نے کہہ کر ایک بار پھر سے ناظرین کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اب بہت بے دلی سے موبائل میں مصروف دکھ رہی تھی۔ کوئی بیماری نہیں ہے اسے، سب بہانے ہیں لوگوں کو اپنے جانب متوجہ کرنے کے۔ ابھیا نے جل کر تبصرہ کیا تو حرم نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، جیسے اس کے انداز کو سمجھ نہ پایا ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے، اسے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں بس وہی خوبصورت ہے، اسی لیے وہ اپنے آس پاس کسی بھی انسان کو منہ نہیں لگاتی۔ اسٹریٹجی ہوتی ہے یہ بھی لوگوں کو اپنے جانب متوجہ کرنے کی۔ جب آپ توجہ حاصل کرنے کی صحیح نہ کر رہے ہو تبھی آپ کو سب سے زیادہ توجہ ملتی ہے۔ اس نے کڑوے انداز میں کہہ کر ثانیہ کے برابر رکھی کرسی پر بیٹھتی ہی رخ ناظرین کی جانب سے پھیر لیا تھا۔ یہ لڑکی اسے پہلی ہی ملاقات سے پسند نہیں آئی تھی۔ واہ، کیا زبردست اسٹریٹجی ہے ویسے! کیوں نہ ابھی تم بھی اسی آزمودہ سے نسخے کو آزما کر بہت ہی توجہ حاصل کر لو۔ بابر کی زبان میں ایک بار پھر سے خارش ہوئی تھی۔ ابھیا نے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا تو سب ہنس پڑے۔ حرم نے مسکراتے ہوئے ابھیا کی جانب دیکھا۔ میں نے صرف سن رکھا تھا کہ لڑکیاں ایک دوسرے سے حد درجہ جیلس رہتی ہیں، لیکن یہ تو میں نے آج دیکھ بھی لیا۔ میں اور اس سے جیلس ہوں گی؟ میرا معیار ابھی اس قدر نہیں گرا حرم اریبی۔ اس نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ ذرا تیز لہجے میں کہا تو حرم نے دونوں ہاتھ سرنڈر کے سے انداز میں اٹھائے۔ معافی، میں آلریڈی گرم ماحول کو مزید ہوا نہیں دینا چاہتا، لیکن ایک بات سچ ہے، وہ بہت بے ضرر لگ رہی ہیں دکھنے میں۔ تمہیں اتنی جلدی اندازے قائم نہیں کرنے چاہیے کسی کے بارے میں۔ اچھا، وہ بے ضرر لگ رہی ہیں تو تم انہی کے پاس جا کر کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ہتے سے اکھڑی تو ثانیہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ نینا تو اپنی بہن کے ہر وقت شکایتی رویے سے تنگ آ چکی تھی، لیکن حرم بنا اثر لیے مسکراتا رہا۔ اچھا بابا، بس مذاق کر رہا تھا میں۔
ایسا کوئی مذاق نہ کیا کرو، اور ان کے بارے میں تو ہرگز بھی نہیں جو مجھے زہر لگتے ہیں۔ اس نے حرم کے نرم سے انداز پر نروٹھے پن سے کہا تو اس نے اس بات پر سر ہلا کر مسکراتے ہوئے اس کی یقین دہانی کروائی، پھر یوں ہی نگاہ دور بیٹھی لڑکی پر ڈالی۔ اسی پر نازنین نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس ارتکاز کو توڑ نہیں سکا۔ نازنین نے بیزاریت سے نگاہیں پھیر لی تھیں۔ اگلے ہی پل مہندی کی رسم کا آغاز ہوا تھا تو رضا کو سامنے سٹیج پر لا کر بٹھایا گیا۔ مان پٹے کزنس کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ وہ سب ایک ساتھ ہی سٹیج کی جانب بڑھے تھے۔ حرم نے یوں ہی چہرہ موڑ کر بس اس شور ہنگامے کرتے لوگوں کو دیکھا تھا۔ اب وہ بالکل بھی نہیں مسکرا رہا تھا، بلکہ اس کا چہرہ بے تاثر ہو گیا تھا، یوں گویا کبھی اس پر کوئی تاثر قائم ہی نہ ہوا ہو۔ گول میزیں خالی ہونے لگی تھیں اور مہمان باری باری رسم کے لیے سٹیج کی جانب بڑھنے لگے۔ اس نے سوچتی نگاہیں نازنین کی طرف موڑیں۔ وہ تنہا بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کیا اور اس کی جانب بڑھایا۔ ایک رات قبل دراز قد سے لڑکے نے چہرے پر سیاہ ماسک چڑھایا اور پھر نپے تلے قدم برابر اٹھاتا مختلف گلیوں میں آگے بڑھتا رہا۔ وہ گہری سیاہی میں چلتا اسی سیاہی کا حصہ لگ رہا تھا۔ گلیاں تنگ اور تاریک تھیں۔ کچھ آگے چل کر بیشتر کیفیز اور ریسٹورنٹس کا آغاز ہوا کرتا تھا، لیکن یہاں پر قدم رکھتے ہی انسان پر یہ حقیقت آشکار تھی کہ وہ کھانا کھلانے یا پھر عام تفریحی مقامات سے خاصے اوپر کے دھندوں میں ملوث اڈے تھے۔ ان ریسٹورنٹس کے تہہ خانوں میں جو کاروبار سانس لے رہے تھے وہ کسی بھی معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دینے کے لیے کافی تھے۔ مختلف عورتیں نیم برہنہ سے ملبوسات میں اس کے آس پاس سے گزرنے لگیں۔ کسی نے نشے میں دھت مردوں کو کندھے سے تھام کر سہارا دے رکھا تھا تو کوئی بھاؤ تاؤ کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے سر پر پی کیپ کو 2 انگلیوں سے مزید برابر کیا اور پھر لمبے لمبے ڈھک بھرتا ایک کیفے کا دروازہ دھکیلتا اندر چلا آیا۔ پس منظر میں بجتے مدھم سے میوزک اور نرم گرم سے ماحول میں بہت سے لوگ بھاپ اڑاتی کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کے باتیں کرنے کی آواز بھنبھناہٹ کی صورت میں محسوس ہوتی تھی۔ اس نے مدھم زرد و روشنیوں سے منور اس کیفے کو پار کیا اور پھر پچھلے حصے میں جالیوں سے بند کیے گئے دروازے کی جانب چلا آیا۔ دروازے کے عین آگے سیاہ 3 پیس سوٹ میں سیکیورٹی اہلکار استادہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بیسمنٹ کا دروازہ کھولنا چاہا تو اہلکار نے اس کے آگے ہاتھ لمبا کر کے اسے اگلے ہی پل روک دیا۔ کارڈ۔ یہاں کے داخلے کے لیے ایک مخصوص کارڈ بھی درکار ہوتا ہے۔ ہر تہہ خانے میں بنے دروازے کے لیے اس قسم کے حفاظتی کارڈز رکھے جاتے ہیں تاکہ کوئی مشکوک انسان وہاں داخل نہ ہو سکے۔ وہ وائٹ کالرز کی جگہ تھی۔ دن کی روشنی میں سفید دامن سے آراستہ افراد اکثر شب کی تاریکی میں ایسی رنگین جگہوں پر ہی پائے جاتے تھے۔ اس نے بھوری آنکھوں سے دروازے میں سادہ فرد کی جانب دیکھا تھا، پھر برق رفتاری سے اہلکار کی شہرک کے قریب نازک جگہ پر بند مٹھی کی پچ سے اس انداز سے ماری کہ وہ اگلے ہی پل بے ہوش ہو کر پورے قد کے ساتھ زمین پر آ گرا تھا۔ اس کے اوپر سے گزر کر اس نے دروازہ وا کیا اور پھر ناگوار سی بہت تیز بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ مختلف رنگوں سے جگمگاتے اس مے خانے میں ہر جانب ہی لوگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اس نے کئی نامور چہروں کو بھی ان رنگ برنگی روشنیوں کی زد میں لڑکھڑاتے دیکھ لیا تھا۔ محتاط نگاہوں سے آس پاس دیکھتے وہ جانی پہچانی سی سمت میں آگے بڑھایا۔ بڑے ہال کے وسط میں ہی بہت سی شیشے کی میزیں لگی تھیں اور اطرافی کرسیوں پر براجمان لوگ جوا کھیلنے اور شراب نوشی میں غرق دکھائی دیتے تھے۔ اس نے گردن گھما کر اطراف کا جائزہ لیا۔ بڑے سے ہال نما کمرے کے اوپر چکردار ریلنگ تھی۔ اس کی نگاہوں نے اس تہہ خانے کی چھت کو بغور دیکھا۔ نکلنے کا کوئی راستہ، بیک ڈور، کچھ تو ہوگا۔ ہر جگہ بیک ڈور رکھنے کی اسے اتنی عادت ہو چکی تھی کہ پچھلے دروازے کی بابت سوچتے بیک ڈور ایک اصطلاح تھی۔ ایسے بغیر اس کا کوئی کام آگے بڑھتا ہی نہیں تھا۔ غیر قانونی اور جرائم پیشہ افراد کی زندگی میں خفیہ راستے یا پھر پچھلے دروازے جس سے بوقت ضرورت خاموشی سے نکل کر خود کو بچایا جا سکتا تھا۔ اس نے گردن گھما کر زینے تلاشے اور پھر تیزی سے لوگوں کے درمیان سے نکلتا سینے پھلانگتا اوپر بڑھایا تھا۔ یہاں بھی ماحول ہر کلب کی مانند ہی تھا۔ اس نے ہر شے نظر انداز کی اور پھر رنگ برنگی روشنیوں سے چھم چھم کرتی طویل راہداری میں آگے بڑھایا۔ اس راہداری کے اطراف میں کمرے تھے۔ ہر کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے لمبے لمبے ڈگ بھرے اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر ایک جانے پہچانے سے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے وا کیا۔ اگلے ہی پل بہت بدمزہ ہو کر اس نے چہرہ پھیرا تھا۔ 2 لڑکیاں نازیبا سے ملبوسات میں اس شخص کے دائیں اور بائیں جانب براجمان تھیں۔ کسی اجنبی کو یوں کمرے میں داخل ہوتا دیکھ وہ بے ساختہ گھبرا کر اس شخص سے دور ہٹی تھیں۔ کون ہو؟ بالکل یہی بتانے تو آیا ہوں میں یہاں تمہیں۔ اس نے سکون سے آگے بڑھ کر ایک زناٹے دار چانٹا اس شخص کے رخسار پر رسید کیا تو اس کا پورا چہرہ گھوم کر رہ گیا۔ لڑکیوں کی دبی دبی سی چیخیں گونجی تھیں۔
उससे पुरसकून सी टांग सोफे पर रखी और झुककर उस शख्स की आंखों में झांका। जीरो किसके लिए काम कर रहा है और कब से? ये कॉन्फिडेंशियल है। मैं अगले ही पल चटाक की एक और आवाज उस बेतुके से कमरे में गूंजी थी। कॉन्फिडेंशियल की ऐसी की तैसी। उसने उसे गिरेबान से पकड़कर खड़ा किया और हल्का सा मुस्कुराकर उसे देखा और फिर बिजली की तेजी के साथ उसे खींचकर दीवार में दे मारा। लड़कियां थर-थर कांपती उठ खड़ी हुईं। वो आराम से उनकी जानिब पलटा और फिर मुस्कुराया। क्या मासूम लगता था मुस्कुराते हुए। आराम से बैठे आप लोग। मैं बिला वजह किसी को कुछ नहीं कहता। अभी बस थोड़ा सा काम करके मैं चला जाऊंगा, फिर आप अपना शौक से पूरा कर लीजिएगा। मजे से कहकर उसने नीचे गिरे कराहते शख्स के सामने पंजों के बल बैठकर उसका चेहरा थोड़ी से थामा। फिर एक झटका देकर उसकी गर्दन को इस अंदाज से बल दिया कि कमरा इंसानी चीखों से गूंज उठा। बाहर बजते धम-धम करते म्यूजिक के बायस किसी को भी इसकी आवाज बाहर जाती हुई महसूस नहीं हो रही थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालकान के लिए काम कर रहा है वो, इतना तो मुझे इल्म है, लेकिन खसूसी तौर पर किसे अपनी खिदमत से नवाज रहा है, बस ये पता करना है। और अब मैं बिल्कुल आखिरी दफ़ा पूछूंगा, उसके बाद भी अगर तुम्हारे मुंह से भाप ना निकली तो मैं तुम्हारी आखिरी उंगली से शुरू करूंगा, इस तरह कि कभी तुम अपने हाथ को दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहोगे। उसकी आवाज़ में वार्निंग लहरा रही थी। बेदम होते शख्स ने खौफजदा निगाहों से उसका चेहरा देखा था, फिर बेतहाशा कपकपाते हाथों का सहारा लेता बमुश्किल सीधा हो बैठा। उसकी कनपटी से खून की धार बहकर कतरा कतरा फर्श पर गिर रही थी। भारी हाथ पड़ने की वजह से उसका रुखसार सुर्ख होकर हल्का सा सूजा हुआ था। वो मुझे मार देंगे जान से अगर मैंने बताया तो। उसकी आंख से आंसू टूटकर गिरा था। उसने बेजार से सांस खारिज की थी। तुम मेरे काम को अब बोर कर रहे हो। या तो तुम अपने दोनों हाथों से हाथ धो बैठोगे या फिर ओके, मैं समझ गया क्या चाहते हो तुम। उसने जीन्स की जेब में अर्जा छोटा सा प्लास बरामद किया तो उस शख्स की खौफ से चीख निकलते निकलते रह गई। बता रहा हूँ, खुदा के लिए मेरे हाथ सलामत रहने दो। बोलो। वो जीरो है, उसका असल नाम कोई नहीं जानता। बाकर हमदानी के लिए काम कर रहा है वो। किस किस्म का काम? उसकी स्पॉट आवाज़ उभरी थी। उसे बिलखसूस जरा बाद में बच जाने वालों के घरानों को ख़त्म करने का हुक्म दिया गया है। किसने दिया है? प्लीज़ मैंने पूछा किसने हुक्म दिया है? अहमद लगारी ने। वो इस सारे मैस को समेटने की कोशिशों में सरगर्दा हैं। उन्हें अपना ऑर्गन ट्रैफिकिंग का कारोबार भी जल्दी मंजर आम से ओझल करना है, क्योंकि पुलिस हकाम की जानिब से बहुत सख्त अहकामात सादिर किए गए हैं। हर अंडरग्राउंड बिजनेस को खोदकर उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। इसीलिए बहुत जल्दी में ज़ीरो को हायर किया गया है इस काम के लिए। जितना जल्दी हो सकेगा वो इस काम को समेटकर फारिग हो जाएगा। और फिर उसने उठते हुए एक आखिरी सर निगाह उस पर डाली थी। फिर वो मुल्क से भाग जाएगा। किस मुल्क? मुझे नहीं, लेकिन वो उसकी छोटी उंगली को बहुत बेदर्दी से मरोड़ चुका था। चटक चटक की आवाज़ के साथ इस इंसान में बाकी ताकत का आखिरी कतरा भी जैसे निचड़ कर रह गया। श्रीलंका या फिर शायद कोरिया भाग जाए वो। उसके मालकान उसे बाखुशी किसी भी मुल्क में सेटल करवाने के लिए हामी भर चुके हैं, बल्कि पेपर वर्क तक की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। सिर्फ एक्शन तक का इंतज़ार कर रहे हैं सब। कितने घरानों का हुक्म सादिर किया गया है? सिर्फ एक आखिरी अंसारी का घराना रहता है। उसने अगले ही पल अपने जेब से रिवॉल्वर निकाला और चंद कदम पीछे हटा। सहमी सी लड़कियों की चीखें आपके हर जानिब गूंजने लगीं। ज़मीन पर अधमुआ होकर गिरा शख्स अभी भी इसे गोया भीख मांग रहा था। उसने बेतासुर निगाहों से उसकी टांग पर निशाना रखा और फिर जब वो कमरे से बाहर निकला तो हर जानिब खून की बू फैली हुई थी। कमरों में सीसीटीवी कैमरों को खसूसी तौर पर नहीं लगाया गया था, लेकिन राहदारियों में उनका एहतमाम बिलखसूस किया गया था। अक्सर लोग ऐसी जगहों पर महज अपने एलिबाइज बनाने आया करते थे, ताकि जुर्म के साबित होते ही ठोस सबूतों के तहत अपने बचाव कर सकें। उसे थोड़ी तक खींचा गया निकाब 2 उंगलियों से पकड़कर ऊंचा किया और फिर खफीफ सी निगाह कैमरों पर डालकर कैब तरुस्त करता बाहर निकल गया। उसे मारने का हुक्म नहीं था और ना कभी उसने अपने लिए चुना था, लेकिन कुछ बातों के फैसले वो खुद किया करता था। उसे उस शख्स के तवज्जुद से ये बात उन बुलंद कुर्सियों पर विराजमान ऊंचे लोगों तक पहुंचानी थी कि वो जिसे मरा हुआ तस्वुर करके अपनी खोज खत्म कर चुके थे, वो दर हकीकत जिंदा होकर उन पर पलट रहा था। और क्या खबर कि वो कभी मरा ही ना हो। बाहर निकलते हुए उसकी निगाहें स्पॉट थीं और चेहरा सफ़ेद था, लट्ठे की मानित सफ़ेद और बेजान। उसी पल किसी ने खुश कलम अपने हाथ में लिया था।
उंगलियों के दरमियान फंसे उस खुश कलम की स्याही गोया वक्त की धूल ने अपने अंदर सेंच ली थी। और अब उस कलम ने वारिद होते वक्त की स्याही कोरे सफ़र पर बिखेरनी थी। कहानियों के सफ़ात खाली रह जाएं तब भी वो हकीकत में दवाम की सी सूरत बहने लगती हैं। लेकिन फिर कुछ कहानियाँ लिखे जाने लगती हैं किसी शहर की मानित अमर होने के लिए। और नाज़नीन नहीं जानती थी कि उसकी कहानी भी शुरू हो चुकी थी, उसके अदराक से कहीं पहले। निकाबपोश लड़का दूर होता जा रहा था। स्याहियों में उसका वजूद वाज़ेह नहीं था, लेकिन पीछे भागती जिंदगी में किसी ने उसी तय खाने का दरवाज़ा एक बार फिर से पार किया था। वो भूरी आंखों वाला नहीं था, बल्कि मशहूर था कि उसकी आंखें कतई थीं, गहरी कथई। हरम ने अपने कदमों का रुख उस स्याह जोड़े में मलबूस बहुत बेजार लड़के की जानिब फेरा था। अस्सलामुअलैकुम। उसने देखा कि यकदम ही नाज़नीन ने चौंक कर गर्दन उठाई। उसकी स्याह आंखों में फैली हैरत इस कदर थी कि कोई भी लम्हे भर को ठहर सकता था। वो किसी को भी सातों के लिए साकत करने की सलाहियत से बहरामंद थी। लेकिन उसे उस लड़की की खूबसूरत आंखों ने नहीं, बल्कि उसे तो उसके बहुत जाने पहचाने से तासुर ने कनक कर दिया था। वो बेयकीनी से फैली आंखें लिए चंद पल के लिए गोया जामिद होकर रह गया। उसे लगा वो हिल नहीं सकेगा, सांस नहीं ले सकेगा, पलक नहीं झपक सकेगा। वालेकुम अस्सलाम, नाज़नीन ने कदरे नागवारी से जवाब दिया था। वो इसका कनक सा तासुर देखकर गोया चटक गई थी। पहले ताया, फिर वो घटिया इंसान हमदानी, और अब ये जाने कौन सा अंदाज था फ्लर्ट करने का। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन हैं? उसने लहजे को हत्तुल वासा साकिन रखने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उसकी बहुत सी बारीक सी कड़वास हरम को बखूबी महसूस हुई। वो जैसे अपने ट्रांस से यकदम जागा था। फिर माजरत ख्वाना से उसकी जानिब देखा। सॉरी, वो मुझे लगा कि आप वो हैं। उसके बेतुके से जवाब पर उस लड़की की पेशानी ताज्जुब से चमकी। क्या मतलब? कौन? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं किसी को जानता हूँ जो आप जैसी दिखती हैं। गो के उसका एहसास अब तक जमूद का शिकार थे, मगर उसने फिर भी हल्का फुल्का सा तासुर देकर अपना पिछला रवैया ज़ाहिर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सका। तो बहुत अजनबी सा तो मौसूल हुआ था उसे। तो ये कि इस तरह के लोगों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात इस्तवार होते हैं, लेकिन मुझे तो किसी से भी ताल्लुक इस्तवार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपकी दिलचस्पी का मरकज़ क्या है फिर? मेरी दिलचस्पी का मरकज़ जो भी हो, उससे आपको सरोकार नहीं होना चाहिए। रूखा सा कहा तो वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। उसे जैसे उसकी रुखाई बहुत भाई थी। आप तो गुस्से में आ गईं। जाहिर है, ऐसी बेतुकी सी गुफ्तगू बरतने वालों के सामने इंसान चाशनी के ढेर लिए तो खड़ा नहीं हो सकता। चलें फिर कोई तुक की गुफ्तगू कर लेते हैं। मुझे आपसे कोई गुफ्तगू नहीं करनी, ना तुक की और ना बेतुकी। फिर ये तो आपकी बेरुखी गर्दानी जाएगी नाज़नीन। और उस अजनबी शख्स के मुंह से अपना नाम सुनकर वो लम्हे भर को एक बार फिर से मुतअज्जिब हुई। आपको मेरा नाम किसने बताया? उसका लहजा तेज़ हुआ। आप मुझे कराबतदार तस्लीम करें या ना करें, लेकिन मैं तहे दिल से आपको रिश्तेदार मान चुका हूँ। क्या मतलब है इस फजूल सी बात का? उसके अंदाज से लगता था कि वो ज़ब्त के बिल्कुल आखिरी मराहिल पर थी। हरम ने उसे मज़ीद जज करना मुनासिब न समझा। मैं हरम हूँ, हरम उरैबी, आपकी फुप्पो का बेटा, जो पिछले 4 सालों से लंदन में मुकीम था और अब पलटा है। लेकिन क्या नाबल्द होकर पलटा है कि उसे तो अपने लोग ही अपना तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। ओह! और नाज़नीन पर उसका तारुफ सुनते ही घड़ों पानी पड़ गया था। उसने खफ़्फ़त से पलकें झपकाईं। आपको पहले बताना चाहिए था ना। उसकी आवाज़ अब के आहिस्ता थी, लेकिन बेलचक ही रही। वो हल्के कंधों के साथ उसके ऐन सामने लगी कुर्सी पर बेतकल्लुफ़ी से बैठ गया। आप इस कदर बेजार बैठी हैं क्योंकि खामखा ही आपकी जानिब मुतवज्जे हो सकता है। मुझे लगा शायद आपको किसी ने खाते में नहीं लिया। क्यों ना मैं आपको ज़रा कंपनी दे दूँ। नाज़नीन खामोश रही। खामोशी से सामने स्टेज पर मचे शोर हंगामे को देखे गई। शाइस्ता और रमीज़ रज़ा का मुंह मीठा करवा रहे थे। एक जानिब लड़कियां मुख्तलिफ रसूमात के लिए बेताब सी खड़ी थीं, और ठीक उसके ऐन मुकाबिल लड़का मौके की मुनासबत से फ़िक्रे कसते सबको हंसा रहे थे। वो एक मुकम्मल मंजर था, एक मुकम्मल घराना। वो इस मुकम्मल घराने में बहुत नामुकम्मल सी लग रही थी। इसकी जगह उन हलकों में नहीं थी, बल्कि इसकी जगह तो कहीं भी नहीं थी। सामने बिखरे मंजर ने उसकी आंखों में गुजरा याम का धुआं सा भर दिया तो वो निगाहें फेर गई। आंखें जलने लगी थीं, जलन रगों में सरायत कर रही थी।
हरम ने उसकी आंखों के ताक़ुब में देखा, फिर हैरत से निगाहें उसकी जानिब फेरीं। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? उसने हिचकिचाते हुए मासूम बच्चों की तरह पूछा तो नाज़नीन ने उसकी जानिब देखा। बहुत उदास आंखें थी वो। हरम सांस तक लेना भूल गया। पूछें, जाने किस दिल से इजाज़त दी थी उसने हरम को। आप इतनी दूर क्यों बैठी हैं? मतलब आपके ताया का बेटा है वो, फर्स्ट कज़न है आपका, लेकिन आप तो इस कदर अजनबी लग रही हैं इस महफिल में कि हद नहीं। वो खामोशी से उस मुकम्मल मंजर को देखे गई। अजनबी नहीं लग रही, मैं अजनबी हूँ। मुझे पता है कि मैं पहली मुलाकात में कुछ ज़्यादा ही पूछ रहा हूँ, लेकिन इतना रिजर्व रहने की वजह? उसके सवाल पर नाज़नीन ने गहरा सांस लिया था, फिर निगाहें उसकी जानिब फेरीं। मैं ऐसी ही हूँ। वजह? हर चीज़ के लिए वजह का दरकार होना ज़रूरी नहीं। गलत। हरम ने नफ़ी में सर हिलाया, फिर भूरी कांची आंखें हल्का सा मुस्कुराईं। ये दुनिया कॉज एंड इफेक्ट के असूल पर चलती है। हर शय की वजह होती है, वजह नहीं होगी तो उस शय का वजूद ही बाकी नहीं रहेगा, रह ही नहीं सकता। आप बगैर किसी वजह के कोई काम नहीं कर सकते। आप यहाँ इस वीराने में बैठी हैं, सबसे अलग थलग। उसकी एक बैक स्टोरी होगी, कोई पस मंज़र होगा। बगैर किसी बैक स्टोरी के मौजूदा स्टोरी का दवाम मुमकिन नहीं। कहकर वो मासूमियत से आंखें चपकाएं जैसे चलीं। आप तो मुझे बता ही दें कि वो बैक स्टोरी क्या हुई। नाज़नीन सीधी हो बैठी थी, फिर गर्दन ज़रा ढलकाकर उसे देखा। मान लिया बैक स्टोरी है भी, लेकिन वो मैं आपको क्यों बताऊंगी? आपने मान लिया बैक स्टोरी है, मुझे बस यही मनवाना था। वो मुस्कुराया तो नाज़नीन चौंकी। उसकी बात गहरी थी। उसे अगला सवाल उठाने में वक्त लगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? मतलब मेरे मानने से आपको मेरी बैक स्टोरी पता तो नहीं चल जाएगी? उसकी आंखों में कुछ तंज और कुछ ठंडक थी। हरम हंस दिया, फिर उसे देखा। वो महजूज लग रहा था। आपको अंदाज़ा नहीं है कि कहानियाँ किस तरह अपना वजूद बयान करती फिरती हैं। आप नहीं बताएं, अगर मुझे जानना हुआ तो मैं कहानी के किसी और किरदार से रब्ता कर लूँगा। मेरे लिए छानना मसला नहीं। जिन कहानियों पर मौम की मोहर लगाकर उन्हें बंद कर दिया जाए, उन्हें खोलना जुर्म होता है। वह बहुत आहिस्ता से बोली थी। मैं कभी किसी की मौम लगी मेहर कहानी को नहीं खोला करता। मैं कमज़ोर दिल का इंसान हूँ, मैं डर जाता हूँ। और वो पहली दफ़ा मुस्कुराई थी। आप लंदन से पढ़कर आए हैं, जामिअतुल रशीद से, बड़े शरीफ हैं। वो इसकी बात सुनकर हंसे बिना ना रह सका, फिर नज़रें उस पर उठाईं। वो पहले से खासी आरामदेह लग रही थी, गो कि उसकी खौफजदा निगाहें अब भी आसपास हर मंजर से बच रही थीं, लेकिन अब वो पहले से बेहतर दिख रही थी। गो कि उसकी खौफजदा निगाहें अब भी आसपास हर मंजर से बच रही थीं, लेकिन अब कि वो पहले से बेहतर दिख रही थी। उसी मंजर को दूर से दो निगाहें बहुत चुपते से अंदाज में तक रही थीं। अभिया के हाथ में भाई की जानिब से दिए गए कई चंद नोट थे। उसने मुट्ठी जोर से बंद की तो नोट तोड़ मुड़ गए। उसकी आंखों में जलन सी मच गई थी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि जलन उसके हलक तक को कड़वा कर गई थी। जिस तवज्जो के लिए वो कई महीनों से जस्त लगा रही थी, कई दिनों से कोशिश कर रही थी, वही तवज्जो अब किसी को बगैर मांगे ही मिल रही थी। ये उसे बर्दाश्त कहाँ होना था भला। उसने दांतों को सख्ती से जमाते हुए पैर स्टेज से उतारे और रैन उसके सर पर जा पहुंची। वो इसके यूं आनन फानन आने पर चौंका था। नाज़नीन भी उसे निगाहें उठाए देखने लगी। तुम अब यहाँ बैठ गए? वहाँ स्टेज पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम अपनों को नज़रअंदाज किए गैरों की तरह एक कोने में जम कर बैठे हो। वो कह हरम को रही थी, लेकिन सुना नाज़नीन को रही थी। नाज़नीन का चेहरा स्पॉट ही रहा। पिछले लम्हों का तबस्सुम गायब हो चुका था, तल्खी वापस आ चुकी थी। हरम ने सुकून से अभिया की जानिब देखा। एक कोने में जमकर बैठने वाला गैर कैसे हो गया अभी? वो जितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन वो कभी गैर नहीं हो सकता। और वो जो चेहरा झुकाए अपना फ्रॉक दुरुस्त कर रही थी, जम सी गई। एक पल को चेहरा उठाकर उसे देखा, लेकिन वो अभिया की जानिब मुतवज्जे था। उसके माथे पर गिलते बाल उसे लाओबाली और गैर संजीदा सा जाहिर करते थे, लेकिन वो इतना लाओबाली नहीं था। कुछ था जो नाज़नीन को चौंका गया था। क्यों नाज़नीन? फिर मुस्कुराकर उससे पूछा तो उसने भी बामुश्किल मुस्कुराकर सर इस बात में हिला दिया। अभिया ने सर्द निगाहें अब के उसकी जानिब फेरी थीं। जब अपने खुद ही किसी कोने खुदरे में बैठने को तरजीह दें तो एक वक्त बाद वो गैर ही तस्लीम किए जाते हैं। अपने होने की भी एक एक्सपायरेशन डेट होती है हरम। वो आखिर में तंजिया मुस्कुराई थी। हरम, जो चेहरा बंद मुट्ठी पर टिकाए तिरछा होकर सर पर खड़ी अभिया को देख रहा था, यकदम हंसा, फिर नफ़ी में सर हिलाकर चेहरा उठाया।
भूरी कांच की आंखें ज़हीन लगती थीं। अपना होने की एक्सपायरेशन डेट नहीं हुआ करती अभी, गैर होने की एक्सपायरेशन डेट होती है। और वो जानता था कि उसने अभिया को लाजवाब कर दिया है, और लाजवाब तो उसने नाज़नीन को भी कर दिया था। वो यूं बंद मुट्ठी पर अपना चेहरा टिकाए ऐसी बातें कर रहा था जो आगे वाले को चौंकाने के लिए काफ़ी थीं। तुम चल रहे हो मेरे साथ या नहीं? उसने हाथ आगे बढ़ाए थे, लेकिन हरम ने अपना हाथ पीछे कर लिया। एक पल लगा था उसके भूरे इर्तिकाज़ को संजीदा होने में, और कुछ था जिसने अभिया को भी पीछे होने पर मजबूर कर दिया था। वो सबके साथ हंसता बोलता था, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि वो यूं ही हर एक को इजाज़त दे देता। उसने पहले दिन ही इन सबको बावर करवा दिया था कि उसे नहीं पसंद कि कोई उसे छुए। शायद अभिया लम्हे भर को ये बात भूल गई थी। चल रहा हूँ बाबा। अच्छा नाज़नीन। वो उठ खड़ा हुआ। नाज़नीन ने अपना चेहरा उठाकर उसे देखा। खुशी हुई आपसे मिलकर, उम्मीद है आइंदा भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। उसने महज सर हिलाने पर इत्तफाक किया। वो दोनों अगले ही पल पलट गए तो वो एक बार फिर से खाली खाली सी उस वीराने में बैठी रह गई। अगली मुलाकात का मौका तो तब आता ना कि जब वो दोबारा उस घर में कदम रखती। उसने आज ही इसी पहर फैसला किया था कि वो दोबारा कभी उस घर में कदम नहीं रखेगी, कभी भी नहीं। उसी रात शहर की एक कारोबारी शाहराह पर वाक़ उस ऊंची इमारत में हर जानिब खामोशी और अंधेरा था। वो शीशों से ढकी नए तर्ज की बनी बावकार सी इमारत थी। उस इमारत के शीशे के दरवाजे धकेल कर अगर अंदर कदम रखा जाता तो कुछ भी वाज़ेह तौर पर दिखाई ना देता। बस एक वसी हॉल का गुमान होता था। गोलाई में बने इस वसी हॉल से कई रास्ते निकलते थे। उन्हीं रास्तों पर वो भी बढ़ा चला आ रहा था। फिर कई कदम चलकर लॉबी में आ निकला। लॉबी के इतराफी जानिब बहुत सी लिफ्ट्स भी लगी थीं। उसने अपने खामोश कदम उनके जानिब फेरे, फिर वर्कर्स लिफ्ट में कदम रखा और चौथे फ्लोर को जाता बटन दबाकर लिफ्ट के दरवाजे बंद होने का इंतजार करने लगा। 1, 2, 3, 4 और टन की आवाज़ के साथ लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो अंदर मौजूद पिस्ता कद शख्स बाहर चला आया। यहाँ भी लॉबी सुनसान पड़ी थी। उसके तवील सर पर आखिर में एक ऑफिस वाक़ था। उसने हाथ में थामे सूटकेस को दूसरे के हाथ में मुंतकिल किया और फिर ऑफिस का दरवाज़ा धकेलता अंदर चला आया। अंदर कोई दराज कद सा आदमी पहले से मौजूद था। बड़े बड़े से ग्लास वॉल से शहर का नज़ारा करता वो बहुत खामोश दिखता था, यूं जैसे पहले कभी उसके लबों से कोई लफ्ज़ आज़ाद ना हुआ हो। गहरे अंधेरे के बायस उसका चेहरा वाज़ेह नहीं था और ना ही उस ऑफिस का अंदाज़ा होता था कि वो किस तर्ज पर मबनी है। बस एक खुशबू सी थी उसके ऑफिस में, दौलत की खुशबू। बगैर देखे भी अंदाज़ा किया जा सकता था कि उस ऑफिस में रखी गई हर शय कीमती है, बेहद कीमती। लोगों के अज़ा फ़रोख्त करके ख़रीदी गई अशिया थी वो, कीमती भला कैसे ना होती। कहो जमशेद। उसकी आवाज़ खुरदरी थी, बेजान सी। ज़ीरो के बारे में कोई मालूम करवा रहा है साहब? कौन है? किसने जुर्रत की है? सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा तो वाज़ेह नहीं, लेकिन वो दराज कद का बहुत अच्छा तवाज़ुन रखने वाला बंदा है। पिस्ता कद जमशेद ने मौदब सा कहकर गर्दन झुका दी थी। अच्छा तवाज़ुन। उसे जैसे ये बात समझ नहीं आई थी। जी सर, वो अपने पैरों पर जमकर खड़ा होने वाला मर्द है। कोई उसके साथ से टक्कर मारकर गुजरना चाहे तो गुजर नहीं सकता। वो बिल्कुल आखिरी लम्हात में अपना शाना पीछे कर लेता है। कहीं से कोई धक्का या झटका आ लगे तो उसका तवाज़ुन बरकरार रहता है, हिलता नहीं। दराज कद से दरमियानी उम्र के शख्स ने दिलचस्पी से आईब्रो को ऊपर उठाए थे। क्या पूछने आया था वो? यही कि ज़ीरो किसके लिए काम कर रहा है, कब तक काम कर लेगा, किसने हुक्म दिया है उसे काम का, और काम के बाद वो किस मुल्क में पनाह लेगा। खासा मंजा हुआ लग रहा है वो अपने काम में। पहली 4 बातें पूछी उसने, और वो भी बहुत अहम। यहाँ वहाँ की बातों को दरमियान में नहीं आने दिया। इसका मतलब कि वो हमारे हलकों से वाकिफ़ है। वो जानता है कि हमारे यहाँ काम कैसे किया जा सकता है। जमशेद ने महज सर हिलाया था। अदनान का क्या बना? उसकी टांग में गोली मारी गई है, और इस अंदाज से मारी गई है कि कोई बहुत ट्रेंड शूटर ही ऐसा मार सकता है। महज गोश्त में, किसी रग को नुकसान नहीं पहुंचा उसकी। शूटिंग रेंज भी बिल्कुल बराबर थी। किसी अनाड़ी के हाथ में नहीं था रिवॉल्वर। उसे पता था कि वो क्या इस्तेमाल कर रहा है। उस शख्स से हंकारा भरा था। क्या क्या उगला अदनान ने? सब कुछ। जितना वो जानता था सब कुछ उगलाया है वो। हमें उसे काम पर रखने से पहले परखना चाहिए था। उसका मुंह बंद करवाओ और उन 2 लड़कियों का भी बंदोबस्त करो जो उस रात उसके साथ थीं। और हाँ, ज़ीरो को बोलो
चंद दिन के लिए मंजर आम से गायब हो जाए। अभी दुरुस्त वक्त नहीं, पहले काम में रोड़े अटकाने वाले शख्स को ढूंढो और फिर अंसारी के घर का काम तमाम करना। ये आखिरी बात अंधिया थी कि अब जमशेद पलट जाए, और उसने किया भी यही। सर हिलाकर मुअद्दब सा पलट गया। नीम तारीक कमरे में वो शख्स अब तक ग्लास विंडो से बाहर जगमगाते शहर को तक रहा था। वो वापसी के लिए गाड़ी में आकर बैठी तो सोफिया ने पलटने में खासा वक्त लगाया। उन्हें गालबन शाइस्ता ने रोक लिया था ताकि अगले दिन की तकरीब के लिए उन्हें राजी बराजा आने के लिए कायल कर सकें, और शायद नाज़नीन को भी लाने के लिए भी उन्हें ताकीद की जा रही थी। बहरहाल जो भी था, वो मज़ीद उस घर में अब नहीं रुक सकती थी, सांस नहीं ले सकती थी। उसका दम घुटता था ऐसे किसी भी माहौल में, और ख़ासकर वो माहौल जो उसे उसके टूटे बिखरे बचपन की याद दिलाता था। भाभी बहुत खुश हुई हैं तुम्हारे और मेरे शिरकत करने पर। मुझे ताकीदन कह रही थी कि बारात में तो आपने लाजमी शरीक होना है और साथ वजदान को भी लाना है। वो गाड़ी में बैठते ही बोलने लगी थी। उनकी खुशी से दमकता चेहरा देखकर नाज़नीन के अंदर फांसी उभरी थी। दिल के कहीं अंदर बहुत गहरी तकलीफ ने सर उठाया था। ये लोग उसकी कमज़ोरियों से वाकिफ़ थे। वो अपनी माँ के लिए, अपने भतीजे के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। हाँ, वो इनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। और ये लोग, ये घटिया लोग उसे उन्हीं से आजमा रहे थे। उसने सोफिया के तमतमाते रुखसार देखे तो अपनी हर सोच पर कफ़े अफसोस मलकर रह गई। उसकी माँ आज बहुत दिनों, बल्कि बहुत सालों बाद उसे खुश नज़र आई थी। क्या वो उनसे उनकी ये खुशी छीन सकती थी? क्या वो ये कर सकती थी? उसने बामुश्किल थूक निकलकर मुस्कुराते हुए सर हिलाया और इग्निशन में चाबी घुमाई। सारे रास्ते उसने अम्मी की बातें सुनी। वो उसे हर बिछड़ी खातून के अगले पिछले का साइज से बहरामंद कर रही थी। वो भी सर इस बात में हिलाकर बज़ाहिर दिलचस्पी से सुने गई, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास और कोई राह नहीं है। वो चाहे तब भी इस सब से रुख नहीं मोड़ सकती थी। क्या तुम हरम से मिली? रोहेला का बेटा, जो कुछ माह पहले ही लंदन से पढ़कर पलटा है। उनके पूछने पर उसने इस बात में सर हिला दिया। कितना प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। लगता ही नहीं कि रोहेला का सुतेला बेटा है वो। इस कदर गहरी उल्फत थी उन दोनों माँ बेटे में कि हद नहीं। सुहेल ने इतने अरसे से अपने घराने से छुपाए रखा था उसे तो गोया इतनी जद्दोजहद का सिला मिल गया होगा। हम जाहिर को देखकर कह सकते हैं अम्मी कि वो खुश होगा या फिर फुप्पो ने उसे कबूल कर लिया होगा। बातिन का हाल तो वो जानता है या फिर अल्लाह। और रोहेला फुप्पो की आदत से वाकिफ़ नहीं है क्या आप? अपने घर में किसी चूंटी को बर्दाश्त तक नहीं करती वो, कजा ये कि अपने शौहर की दूसरी औलाद को कबूल करें। लेकिन रोहेला तो उसकी तारीफ़ें कर कर नहीं थक रही थी। वो उनके जवाब पर हौले से मुस्कुराई थी। ये अमीर लोग बहुत अजीब होते हैं अम्मी। उन्हें अपने फैमिली सिस्टम को मजबूत दिखाने का बहुत शौक होता है, ख्वाह अंदर से उनके रिश्ते कितने ही खोखले हों। बाहर वालों के लिए उनका घराना आइडियल होना चाहिए। वो इसे आइडियल क्यों रखते हैं? ताकि उनकी बिजनेस डीलिंग्स पर कोई फ़र्क ना पड़े। हम उन्हें उनके ज़ाहिर से नहीं जांच सकते। बज़ाहिर बहुत साफ नज़र आने वाले लोग भी बहुत मैले हुआ करते हैं। लेकिन सोफिया को उसकी बात पसंद नहीं आई थी। नागवारी से उसकी जानिब देखा। हर एक को शक की निगाह से ना देखा करो नाज़ो। ये शक नहीं है अम्मी, ये हकीकत की निगाह है। हकीकत का हमेशा कड़वा होना ज़रूरी नहीं होता है। वो दू बदू बोली तो उसने गहरा सांस लिया, फिर एहतियात से मोड़ काटा। मुझे हकीकत को कड़वा करने का कोई शौक़ नहीं है अम्मी। मैंने बस जो अपनी ज़िंदगी, अपने मुशाहिदे और अपनी किताबों से सीखा है वो आपको बता देती हूँ। एक तो तुम्हारी ये किताबें जहर लगती हैं मुझे। मोई किताबें बिगाड़ दिया है तुम्हें इन किताबों ने। वो उनके बेहद दिल जलने से तबसरे पर हंसती थी। जानती थी कि सोफिया की किताबों से कभी नहीं बनी, लेकिन एक वो थी कि उसका किताबों के बगैर गुजारा ही नहीं था। अम्मी, मेरी किताबों को कुछ ना कहें, बहुत साथ दिया है मेरा उन्होंने। हर अंधेरे में रोशनी के कुंदे की मानिंद लिपकी हैं मेरी रहनुमाई करने। तब भी जब हमारे अपनों ने हमें छोड़ दिया था। उसकी आवाज़ में रंज की कोई रमक बाकी नहीं थी। नॉर्मल से अंदाज में ड्राइव करते हुए वो बहुत नॉर्मल सी बात कर रही थी। अगर उन्होंने हमें छोड़ भी दिया था तो क्या हुआ? उस वक्त के हालात ही ऐसे थे कि कोई भी उनकी जगह होता तो यही करता। उन्होंने वो किया जो उन्हें करना चाहिए था, लेकिन अब तो उन्हें एहसास हो चुका है ना हमें चारों न चार पसे पुश डालने का। अब जब वो गर्म जोशी से अपना हाथ हमारी जानिब बढ़ा रहे हैं तो हम क्यों ना शुक्र की चादर ओढ़कर उस बढ़ते हाथ को झुटला दें। ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी गर्दानी जाएगी नाज़ो। उनकी आंखों पर रवैयों की पट्टी बन चुकी थी और नाज़नीन चाहकर भी उस पट्टी को नहीं खोल पा रही थी। शायद ऐसा ही होता है जब ज़िंदगी ने बहुत अरसे तक
آپ پر ہاتھ تنگ کر رکھا ہو تو ایک وقت بعد انسان اپنی فطرت کے باعث حریص ہونے لگتا ہے. وہ کسی کھلے لمحے میں زندگی سے وہ سب کچھ بٹور لینا چاہتا ہے تو زندگی نے اس پر پچھلے کئی ایام سے تنگ کر رکھا ہوتا ہے. صوفیہ کو الزام دینے کے لیے اس کے پاس کوئی جواب باقی نہیں رہا تھا. اس قدر حریص ہونے کا تو حق خیرہ بھی نہیں تھا. اس بات کے جواب میں بھی وہ خاموش ہی رہی. اس نے دوبارہ کوئی بات کر کے ان کے بات سے اختلاف کرنا مناسب نہ سمجھا. گھر میں داخل ہوتے ہی وہ وجدان کی جانب بڑھی تاکہ اسے آج کی رودات سنا سکیں. اس نے گہرا سانس لے کر ان کے پرجوش سے انداز کو دیکھا اور پھر وہ اپنے کمرے کی جانب چلی آئی. آہستہ سے دروازہ وا کیا اور سست قدم اندر کی جانب بڑھائے. اندر آ کر وہ لباس تبدیل کیے بغیر اپنے بستر پر دراز ہو گئی تھی. کھلے بال لہرا کر پھسلتے ہوئے زمین سے آ لگے. ایک آنسو ٹوٹ کر کنپٹی میں جذب ہوا. آنکھیں سرخ ہو گئیں. سانس گھٹنے لگا. میں ڈر گئی ہوں بابا. بابا کوئی مجھے ڈرا رہا ہے. زرد کمرے میں روشن لیمپ کی روشنی سرسراہا اٹھی تھی. وہ یوں ہی چھت کو تکتی رہی. کئی ایام نظروں کے سامنے سے گزر رہے تھے. مجھے لگتا ہے کوئی میرے کمرے میں آتا ہے بابا. وہ مجھ سے زبردستی کرتا ہے. میرا گلا گھونٹتا ہے. میں مر رہی ہوں. میں مرتی جا رہی ہوں. مجھے بہت بہت ڈر لگ رہا ہے. 10 سالہ نازنین جاوید کے گھٹنوں کے بل گری رو رہی تھی. جاوید کے سامنے گھٹنوں کے بل گری رو رہی تھی. جاوید بے بسی سے اسے تک رہے تھے. اس نے آنکھیں کھول دیں. بہت سے آنسو خاموشی کے ساتھ اس کے بالوں میں جذب ہوتے جا رہے تھے. گھنگور پلکوں سے سجی آنکھیں ضبط کی شدت سے گلاب رنگ دکھ رہی تھیں. تکلیف سوا ہو رہی تھی اور گلا اس قدر ضبط اور دکھنے لگا تھا. اس نے محسوس کیا جیسے کوئی گیلی شے اس کے حلق میں اترنے لگی ہے. وہ حلق میں گرتے ان آنسوؤں کی عادی تھی. وہ ہر اس شے کی عادی تھی جس سے تکلیف کا کوئی بھی عنصر وابستہ کیا جا سکتا ہے. رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی. پگھلتی جا رہی تھی. اسی پہر حرم نے اپنے کمرے کی جانب رخ موڑا اور پھر بجتے فون کو نگاہوں کے سامنے کیا. بولو سارنگ. اس نے کمرے میں داخل ہو کر محتاط نگاہوں سے جائزہ لیا تھا. پھر بنا چاپ پیدا کیے کھڑکی تک چلا آیا. دیوار گرد شیشے کی دروازے سے ڈھکی کھڑکی پر بھاری پردہ گرا تھا. اس نے پردوں کو 2 انگلیوں سے پرے کیا اور باریک سی جھری سے گھر کے پچھلے دالان کو دیکھنے لگا. کون لوگ تھے؟ سارنگ کی کسی بات کے جواب میں اس نے انتہائی خاموشی سے کہا تھا. یوں گویا وہ سرگوشی میں خود سے ہی محو گفتگو ہو. کوئی میرے کمرے میں بھی آیا تھا لیکن وہ جو کوئی بھی تھا جا چکا ہے. اب کے شاید دوسری جانب موجود سارنگ بھی چونکا تھا. اس نے گہرا سانس لے کر نگاہ کمرے پر ڈالی. مجھے کمرے کو دیکھنا پڑے گا سارنگ. رکھتا ہوں. کچھ دیر بعد بات کریں گے. وہ اگر کچھ لے کر گیا ہے تب بھی معلوم ہو جائے گا اور اگر کچھ رکھ کر گیا ہے تب بھی اندازہ ہو جائے گا. اور ہاں، راحت مظہر کے بارے میں جو معلومات میں نے تم سے مانگی تھی اس کا کیا بنا؟ اس نے آگے بڑھ کر سنگھار آئینے پر دھری چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھیں. اس کی زیرک نگاہیں ہر شے اسکین کرتی ہوئی گزر رہی تھیں. اسے اپنے کمرے کی ہر شے اور اس کے رکھنے کا طریقہ حفظ تھا. یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ رہا تھا. وہ اپنے کمرے کو ایک ہی زاویے پر رکھتے تھے تاکہ جو ہی کوئی تبدیلی وارد ہو انہیں اندازہ ہو جائے. اور اس نے یہ طریقہ اس قدر فطری رکھا تھا کہ کسی کو بھی اس کی جانب سے کوئی کھٹکا نہیں ہوتا تھا. ہو ہی نہیں سکتا تھا. کوشش کر کے جلد مجھے معلومات دے دو. مجھے کچھ کام کرنے ہیں. رکھتا ہوں اب. اس نے فون رکھا اور پھر آہستہ سے جھکا. اس کے بیڈ کے عین نیچے گوشت شہادت کے اوپری حصے جتنا وائس ٹرانسمیٹر چسپاں تھا. اس کی جلتی بجھتی سرخ بتی اس بات پر گواہ تھی کہ جتنی باتیں بھی وہ کر چکا ہے کوئی دوسری جگہ بہت آرام سے ان باتوں کو نہ صرف سن سکتا ہے بلکہ ریکارڈ بھی کر سکتا ہے. اسے اس کے خلاف استعمال بھی کر سکتا ہے. اس نے اس ننھے سے ٹرانسمیٹر کو وہیں لگے رہنے دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا. پھر بیزار سا سانس خارج کیا. ان پچھلے سالوں میں وہ اتنے ٹرانسمیٹرز لوگوں کی گاڑیوں، کمروں اور بیشتر چیزوں میں اٹکا چکا تھا کہ اسے ان بگز کو ٹرک کرنا مشکل نہیں لگتا تھا. آگے بڑھتے ہوئے اس نے درمیانی فاصلہ عبور کیا اور کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر نکل آیا. زینے اترتے وقت اس کی نگاہیں پلٹ آئی تھیں. مسکراتا ہوا حرم نرم بھورا ارتکاز لیے واپس آ چکا تھا. یکایک اسے سیاہ آنکھیں یاد آئیں تو وہ اپنی جگہ ہی جم سا گیا. زینے اترتے اسے اگلے ہی لمحے پل ٹھہر گئے تھے. اتنی مماثلت حقیقی ہو سکتی تھی یا پھر ہر جانب اسے دیکھتے دیکھتے وہ ہر دوسری سیاہ آنکھیں رکھنے والی لڑکی میں اسے دکھائی دینے لگی تھی. اسے بہت کم چیزیں ایسے کنیکٹ کیا کرتی تھیں اور بلا شبہ نازنین ان میں سے ایک تھی. اس کے ساتھ بیٹھنے اور باتیں کرنے تک ہر چیز اس کی تیار کردہ تھی. لیکن اس دوران حیران ہونا اور یوں سیاہی کا اسیر ہونا اس کے پلان کا حصہ نہیں تھا اور تاریخ گواہ تھی.
جو چیزیں اس کے پلان کا حصہ ہوئے بغیر ان کا حصہ بن جاتی تھیں وہ کبھی بھی اس کے لیے اچھائی کی ضامن نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اس نے سر جھٹک کر اگلے ہی پل قدم آگے بڑھائے تھے۔ نازنین اب تک چھت کو تک رہی تھی، خالی خالی خشک نگاہوں سے، یہ جانے بغیر کہ کوئی تھا جو اس کے گھات میں بہت خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔